तो अब हम तीन तरह की डीकम्पोजिशन करेंगे। डीकम्पोजिशन हम तीन स्ट्रक्चर्स के थ्रू करेंगे। सबसे फर्स्ट वन सब सिस्टम्स है, फिर लेयर आर्किटेक्चर है, फिर हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर है। तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि इन स्ट्रक्चर को एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे, और हम ये देखते हैं कि किस सिनारियो में कौन सा स्ट्रक्चर हमें लगाना है, और हर स्ट्रक्चर के अपने फीचर्स क्या हैं, हर स्ट्रक्चर की अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा सब सिस्टम। सब सिस्टम क्या है? बेसिकली यह सब सिस्टम एक सेकेंडरी या सब ऑर्डिनेट सिस्टम है, एक विदिन अ सिस्टम। ये IEEE के स्टैंडर्ड की डेफिनेशन गिवन है, मतलब कि जो हमारा सब सिस्टम होता है वो अपने आप में एक सिस्टम होता है। कि जो हमारा एक सब सिस्टम होता है वो अपने आप में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। इन डिफरेंट सब सिस्टम्स को मिलाकर एक लार्जर सिस्टम अचीव किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारी एक सब सिस्टम की IEEE की डेफिनेशन है। तो आगे अब हम देखते हैं सब सिस्टम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। सब सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि आप यूं कह लें कि सब सिस्टम हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट हैं ऑफ एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन के। यानी एक्सटर्नल एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट तक हम लोग जा सकते हैं, इनमें से एक लेवल हमारा सब सिस्टम है। और जो सब सिस्टम हम लोग ने इसको जो सब सिस्टम है हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन से मुराद ये है कि देर इज़ नो चेंज ऑफ कमांड, देर इज़ नो स्टार्टिंग नोड, देर इज़ नो स्टार्टिंग सब सिस्टम एंड देर इज़ नो एंडिंग सब सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हर जो सब सिस्टम है अपने आप के अंदर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और वो दूसरे सब सिस्टम के साथ सेम लेवल पे है और सेम पिच के ऊपर है जो वो कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब हम ये नहीं कहने लगे कि ये एक पेरेंट नोड है, या बल्कि ये एक चाइल्ड नोड है, फिर हमारी कोई लीफ नोड आ रही है। इस तरह की कोई चीज़ भी सब सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सब सिस्टम है एक ही लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी एक ही तरह की या एक लेवल का काम सारे के सारे मॉड्यूल्स कर रहे हैं। इनके हर मॉड्यूल हर सब सिस्टम के दरमियान ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगी, लेकिन देर विल बी नो रिलेशनशिप ऑफ मास्टर डिटेल, देर विल बी नो रिलेशनशिप ऑफ सुपर क्लास एंड सब क्लास। तो हॉरिजॉन्टल एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए वो यूजुअली अप्लाई करते हैं डीकम्पोजिशन यूजिंग सब सिस्टम। जब भी हमें हॉरिजॉन्टल एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना हो तो हम उस केस में डीकम्पोजिशन यूजिंग सब सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सब सिस्टम है ये इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये फंक्शनली कोहेसिव ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस है, दैट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ अ लार्जर एग्रीगेट सिस्टम। इसका क्या मतलब है? अब जो भी हमारे सब सिस्टम हैं इनके कुछ फीचर्स हैं। अब कोहेसिव ग्रुप से मुराद ये है कि क्लासेस जो रिलेट आपस में कर रही हैं ये एक लेवल के ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स ये बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते वक्त हम ये नहीं देखना होगा कि गार्डियन को डेटाबेस कैसे काम कर रहा है या हॉस्पिटल का डेटाबेस कैसे काम कर रहा है। जितनी भी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, जितने भी हम स्ट्रक्चर को रिफाइन करेंगे, दीज ऑल शुड बी कोहेरेंट टू द स्टूडेंट डेटाबेस। अब हो सकता है जो हमारा स्टूडेंट डेटाबेस है वो वो जो हमारा है बैंकिंग से बात कर रहा हो, तो समवेयर डाउन द रोड वो हमारे हॉस्टल सिस्टम से भी बात कर रहा हो, समवेयर डाउन द रोड वो हमारे कहीं एग्जामिनेशन सिस्टम से भी बात कर रहा हो। हमारे जितने भी सिस्टम हैं दे विल फॉर्म अ बिगर पिक्चर। तो अल्टीमेटली दे विल फॉर्म अ लार्जर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रिक्वायरमेंट। जो हमारा एक सब सिस्टम है वो क्या करेगा? फॉर्म करेगा लार्जर इंटीग्रेटेड सिस्टम फ्रॉम रिक्वायरमेंट। तो इट शुड आल्सो इंक्लूड ऑल द रिलेटेड ग्रुप, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लासेस वन में ने यूज़ किया है। अब जितने भी हमारे सब सिस्टम हैं अब जितने भी हमारे सिस्टम हैं दे शुड
बी इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली हमारे पास ऑर्डर्ड होने चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए। तो जितने भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जितने भी हमारे सब सिस्टम्स बन रहे हैं, हर सब सिस्टम फिर आगे अटेस्टेड होते हैं। जब हमारे सब सिस्टम बन जाए, हमने इनके टेस्ट फेज़ में जाएंगे। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि सब सिस्टम ए को रन करने के लिए सब सिस्टम बी सी भी चाहिए, ताकि सब सिस्टम ए को टेस्ट कर सकूं। ईच सब सिस्टम शुड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट मॉड्यूल, दिस इज़ एन अदर रूल। तो थर्ड रूल हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे सब सिस्टम हैं जो हमारे सोल्यूशन का पार्ट होंगे, उनका कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल क्या है। इट शुड यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। यहाँ मैं इंटरफेस का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो इंटरफेस की टर्म है डायरेक्टली मैप करती है इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर, इरिस्पेक्टिव द स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तकरीबन सारे ही जो हमारी डायरेक्टली टेक्नोलॉजीज इंटरफेस के कंसेप्ट को यूज़ करती हैं या इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इंटरफेस का कंसेप्ट इज़ जस्ट लाइक ये हमारी कुछ प्रोसीजर स्टैंडर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ISO 9001 किसी कंपनी ने अचीव करना हो, तो ISO 9001 वालों ने कुछ स्टेप्स बनाए होते हैं जो उस कंपनी ने अचीव करने हैं इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक सब सिस्टम ने दूसरे सब सिस्टम से बात करनी है, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होगा। तो दीज स्टेप्स शुड बी वेल डिफाइंड एंड दे विल बी कम्युनिकेटेड मॉड्यूल वाया अदर फेजेस। यहाँ मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ कि इसमें इंटरफेस की मुराद ये होती है कि सिलेक्शन ऑफ सेवरल मेथड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सिस्टम डिफाइन किया है, मुझे इसमें वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मेरे पास कोई सैटेलाइट मौजूद नहीं है कि मैंने इंग्लैंड का वेदर प्रिडिक्ट करना है, तो इसके लिए मुझे किसी ऐसे सब सिस्टम से बात करनी होगी या सिस्टम से बात करनी होगी जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करे एज एन इनपुट दे हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जो बातचीत है इसे हम आमतौर पर वेब से लेते हैं। वेब सर्विसेज और नॉर्मल प्रोग्रामिंग में इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम दो मॉड्यूल्स की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। यानी मॉड्यूल बी जो कि वेदर वाला है, वो अपने कुछ फंक्शन एक्सपोज कर देगा और मॉड्यूल ए उन फंक्शंस को यूज़ कर सके टू गेट एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस के हमें कंसेप्ट को प्रोवाइड कर सके, कैसे वो वेदर का जो इंफॉर्मेशन है उसको पास करेगा इंटरफेस में। इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मेथड exposed by other system to be used by the host subsystem। कि जो होस्ट सबसिस्टम ए है हमारे पास, और जो हमारा सब सिस्टम इंडिपेंडेंट है जिसको हमने रिक्वेस्ट की है डाटा की, वो हमारा बी सिस्टम है। तो ये तो इंटरफेस से मुराद ये है कि देयर शुड बी क्लियर line of communication between two subsystem. After the discussion of subsystem role, and there is a last rule, we can see that there is a last rule which function decompose by functional services। कि वो कहता है कि डिकम्पोज करें विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल सर्विसेज। तो इससे मुराद हमारी फंक्शनल जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं। पहले हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मॉड्यूल डेटाबेस इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल कौन सा मॉड्यूल डेटाबेस इंटरेक्शन की चीज़ें हैंडल करेगा, कौन सा मॉड्यूल हमारा जो यूज़र इंटरफेस को हैंडल करेगा, ताकि हम इतना सिस्टम डिफाइन करें। तो तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यहाँ स्प्लिटिंग बहुत आसान हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जनरेट करते हैं। तो दिस कंसेप्ट इज़ बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, जिसको हम FS भी बोलते हैं, FS फॉर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। हमारा डॉक्यूमेंट लास्ट होता है तो हम जंप करते हैं डिज़ाइन फेज़ के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को हम देखते हैं कि क्या चीज़ें, यहाँ आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे मूव करें, इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेफ़्ट साइड पे एक ग्रे इमेज है और राइट साइड पे भी एक इमेज है। तो असल में ये क्या है, ये दो चीज़ें। तो जो लेफ़्ट साइड पर आपको ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, ये एक ब्लू किस्म की पिक्चर है। तो वी विल नॉट बी एबल टू रीड आउट ऑफ इट। हमें इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या है ग्रे पिक्चर। दिस इज़ बेसिकली रिक्वायरमेंट। हमें हमारे क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं, कुछ हमें
फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिला है जो डिज़ाइनर के लिए भी अभी अवेक है। इससे डिज़ाइनर ने कुछ जनरेट करना है अभी। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब सिस्टम, अब जब ग्रे इमेज में से कुछ डिज़ाइन, ग्रे इमेज में से जो आपको नज़र आ रहा है कुछ डिज़ाइन इमर्ज होगा, तो कुछ चीज़ें हमारा स्ट्रक्चर बन जाएंगी जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। कुछ रिक्वायरमेंट्स ग्रे एरिया में से सब सिस्टम बन जाएंगे। हम यूज़र हमें हमें यूज़र रिक्वायरमेंट देगा, ज़रूरी नहीं वो सारे का सारा सब सिस्टम का पार्ट हो, कुछ चीज़ें सब सिस्टम का पार्ट बन जाएंगी। आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक बॉक्सेस, मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल ब्लैक बॉक्सेस। और ये ब्लैक बॉक्सेस मैंने जानबूझकर ब्लैक नहीं किए। तो इसका बताने का आपको पर्पज़ ये है कि कुछ जो ग्रे एरिया रिक्वायरमेंट में है स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहाँ आपको लाइंस नज़र आ रही हैं बिटवीन सब सिस्टम जो ब्लैक बॉक्सेस हैं। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हमारी इस ग्रे इमेज से इमर्ज हुई हैं। ये ग्रे एरिया में से एक जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर से मुराद मेरी है रिलेशनशिप, और दूसरा है ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स मेरी मुराद है सब सिस्टम इटसेल्फ। वो इसलिए है क्योंकि वो भी सब सिस्टम इंटरनल की डिस्कशन है, इंटरनल सब सिस्टम की डिस्कशन है हम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल में देने लगा हूँ। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो हम सब सिस्टम की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो इस स्लाइड को कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रे इमेज हमें नज़र आ रहा है ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इस रिक्वायरमेंट्स अगर डिज़ाइनर ने कुछ जनरेट करना है तो इस ग्रे इमेज की बेस पे उसने क्या ड्रॉ जनरेट किया है, रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स डिफाइन की हैं जो डिफरेंट सब सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। और इन जो सब सिस्टम्स को उसने डिनोट किया है वो ब्लैक बॉक्सेस से किया है। और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स है वो भी उसने सब इस ग्रे इमेज से डिडक्ट किया है। तो बेसिकली इस डायग्राम में हमें ये समझाया जा रहा है। तो आगे ये एक सब सिस्टम की एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पे हमें एक्चुअली चार चीज़ें सब सिस्टम नज़र आ रहे हैं: स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स, एचएम एंड पेरोल, एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये चार सब सिस्टम हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेटेड व्यू देना चाहूँ तो देयर कैन बी ए कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन, इसको नाम दे सकते हैं, या ये आप कह लें कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन हो सकता है, या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन है, या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सोल्यूशन है, वट एवर जो भी नाम आप देना चाहें। तो यहाँ पर हर सब सिस्टम के साथ अपनी अपनी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन अटैच है, यानी अपनी अपनी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन पर सब मॉड्यूल के साथ हर सब सिस्टम के साथ अटैच हुई है। हमें यहाँ पर सिर्फ इतनी ज़रूरत है जस्ट फॉर डिस्कशन कि हर सब सिस्टम की जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है इनको नहीं देखना। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ें होंगी वो स्टूडेंट की एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी। जो एचआरएम और पेरोल वाली चीज़ें होंगी इसमें एक एम्प्लॉय हायर कैसे होता है, इसका इंक्रीमेंट कैसे लगता है, इसका जो अप्रेजल कैसे होती है, इसके जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं कौन से कैसे होते हैं, इसके जो हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स कैसे डिटेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास अकाउंट्स में हमने देखा कि बजटिंग चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, स्टूडेंट की फ़ीस कैसे मैनेज होती है, एसेट मैनेजमेंट कैसी होती है। चौथा मॉड्यूल हमारा ये है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस या प्रोसीजर हैं वो हमने लाइब्रेरी के सब सिस्टम के अंदर इनकैप्सुलेट कर दी हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, एचआरएम एंड पेरोल, दीज आर ऑल कम्युनिकेटिंग विद द अकाउंट डिपार्टमेंट। वजह यह है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर जो स्टूडेंट ने फ़ी जमा करवाई है वो अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट से इंटरेक्शन होगा। जो एचआरएम एंड पे रोल है, एट द एंड ऑफ डे आपने पे करना है एम्प्लॉय को इस अकाउंट में से। एम्प्लॉय को इसके अकाउंट में पैसे आने हैं तो इसके लिए आपको दोबारा अकाउंट ऑफ सब सिस्टम पर जंप करना होगा। जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, आपका सवाल ये है, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है आपका सवाल ये होगा कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का अकाउंट से क्या ताल्लुक है। अब गहरा ताल्लुक ये है कि परचेज ऑफ बुक्स होती हैं, स्टूडेंट्स को फ़ाइन चार्ज होता है। ये मैनेजमेंट से, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम होता है, जब भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट आएगा तो आपके जो सिस्टम को अकाउंट डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट वालों का काम नहीं है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट अकाउंट डिपार्टमेंट्स का काम है। तो ये चार हमारे पास सब सिस्टम आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता अकाउंट डिपार्टमेंट से सारी चीज़ें हमारे पास इमर्ज हो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अकाउंट डिपार्टमेंट
बाकी सारे मॉड्यूल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हर मॉड्यूल अपने आप पर काम कर रहा है, हर मॉड्यूल एक ही लेवल की एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, और हर जो हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल फॉर्म में मौजूद है, तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि चारों डब्बे एक ही लाइन में दिए जाएं ताकि आप ये समझें कि ये हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन हो रही है। इससे मुराद ये है कि देयर इज़ नो इंटायर रिलेशनशिप, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई मास्टर एंड स्लेव का रूल नहीं है, सारे नोड्स एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सब सिस्टम का एक ओवरव्यू था जो हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखा। तो लेट्स मूव नेक्स्ट। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट आर्किटेक्चर आ गया है लेयर्स। लेयर से मुराद ये है कि वी आर डीकम्पोजिंग अपनी रिक्वायरमेंट को स्मॉलर एंड मैनेजेबल यूनिट्स में, लेयर में, हिरार्किकली में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो हिरार्किकल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि लेयर 1 के बाद लेयर 2 आएगी, लेयर 2 के बाद लेयर 3 आएगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि सब सिस्टम के अंदर कोई हिरारिकल स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं की गई थी, वो बिल्कुल लीनियर किस्म का स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ पर देयर इज़ एन हिरारिकी, देर आर, इससे मुराद है कि देर आर सम सर्टेन रूल जिसको लेयर डिकम्पोजिशन में फॉलो करेंगे। जो हर लेयर हमारी है, इट विल करस्पॉन्ड टू ईच और वन लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, यानी जितनी भी लेयर हैं वो अपने अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं। लेकिन जो हर लेयर है वो अपनी अंडरलाइन लेयर, यानी जो लेयर 2 है वो लेयर 3 के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, जो लेयर 1 है वो लेयर 2 के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, यानी ईच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स इमीडिएट नेक्स्ट लेयर। यहाँ पर इमीडिएट बहुत अहम है, क्योंकि इमीडिएट लेयर से मुराद ये है कि अगर लेयर 1 ने बात करनी है तो लेयर 2 सिर्फ अपनी इमीडिएट लेयर जो कि लेयर 2 है सिर्फ उसी से बात कर सकती है। लेयर 1 कभी भी लेयर 3 से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। तो हर लेयर इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। इससे मुराद ये है कि इट कंटेनिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन विद इन इट्स बाउंड्री। यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो कि सब सिस्टम में नहीं है, तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ जाता है। तो हम लेयर में डिकम्पोज सिंपली कर रहे हैं, स्मॉलर लेयर्स में, मैनेजेबल यूनिट्स में। हर लेयर पर अपना अपना एब्स्ट्रक्शन का काम है, और हर लेयर अब वो कोई ना कोई सर्विसेज अंडरलाइंग लेयर पे प्रोवाइड कर रही है, और कभी भी हम एक लेयर से डायरेक्ट वन आफ्टर लेयर पे जंप नहीं कर सकते। तो हर लेयर को इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जाता है। लेट्स मूव टू इट्स डायग्राम। तो ये हमारे पास एक लेयर की डायग्राम है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर लेयर इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, लेकिन वो दूसरी लेयर को कुछ रूल्स की मद में कोई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, जो कि सब सिस्टम में नहीं था। और ये बेसिकली डिफरेंस है सब सिस्टम में और लेयर में। तो देयर इज़ अ हायरार्किकल बाइंडिंग इन लेयर्स बट नॉट इन सब सिस्टम्स। लेयर में कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। एग्जांपल्स ऑफ रूल जो हमारे पास हैं कि देयर आर सम सर्टेन रूल्स जो हमारे पास डिफ़ाइन किए गए हैं। एग्जांपल्स ऑफ लेयर आर्किटेक्चर जो हमारे पास है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर्किटेक्चर हमारे पास कंप्यूटर साइंस में यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे पास फेमस लेयर मॉडल है उसको डिस्कस करने से पहले ये भी आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, जैसे हमने पीछे सब सिस्टम में देखा। तो ये जो हमारे पास ग्रे बॉक्स नज़र आ रहा है ये एक्चुअली हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। डिज़ाइनर को भी कुछ भी नहीं पता, जस्ट एक सिंपल हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, हम ब्लाइंड हैं। तो डिज़ाइनर इन रिक्वायरमेंट से कुछ हिरारिकी जनरेट करेगा और कुछ पार्ट उसके हिरारिकी जनरेट करेगा, और उनमें से कुछ ना कुछ सम पार्ट उसको लेयर्स में कन्वर्ट कर देगा, सम पार्ट्स को लेयर्स में कन्वर्ट कर देगा और सम को हिरारिकी में कर देगा। कहाँ से? ये जो ग्रे फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं ये कौन जनरेट करेगा? डिज़ाइनर। जब डिज़ाइनर ये डिसाइड कर लेता है कि वो उसकी जितनी भी डिकम्पोजिशन है वो लेयर मॉडल से यूज़ करेगा, तो ऐसे वो इस ग्रे बॉक्स इमेज से कैसे वो हिरारिकीज़ में और लेयर मॉडल में कन्वर्ट करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो ये हमारे पास एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है आईएसओ का, जो हमें आईएसओ का फेमस मॉडल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये आप बहुत से स्टूडेंट्स ने नेटवर्किंग में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में स्ट्रक्चर में हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम डिस्कशन काफ़ी कर चुके हैं कि एक लेयर से डायरेक्ट नेक्स्ट लेयर वन आफ्टर लेयर पे मूव नहीं कर सकते। हर लेयर दूसरे के लिए एज अ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है और हर लेयर को हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो देर आर सर्टन रूल्स हैं, यानी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मैकेनिज़्म होता है,
जो लेयर ने इंट्रोड्यूस करवाया, कोई भी लेयर अपनी नीचे वाली लेयर को रिक्वेस्ट कर सकती है। यानी लेयर 2 ने कुछ डाटा रिक्वेस्ट करना है तो वो सिर्फ लेयर 1 को रिक्वेस्ट डाटा कर सकता है, लेयर 3 को नहीं कर सकता। यानी टू रिक्वेस्ट सम सर्विसेज, और लेयर 2 को जो भी हमने रिक्वेस्ट करनी है वो लेयर 2 से आस्क करेगा, तो ऐसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास रिसीव होगा। ये एक सिस्टमेटिक वे है कि कैसे ये एक लेयर दूसरी लेयर से रिस्पॉन्ड करेगी। देन जो हमारे पास लेयर 1 है वो परफॉर्म करेगी रिस्पॉन्स के मैकेनिज़्म को, यानी रिक्वेस्ट इसको रिसीव हुई लेयर 2 से, और लेयर 1 को जो भी रिक्वेस्ट आई रिसीव हुई, इसने वो फाइनलाइज रिक्वेस्ट कर ली, इसने वो रिक्वेस्ट को फाइनलाइज कर ली। रिक्वेस्ट के हिसाब से इसने अपना जो डाटा है इनकैप्सुलेट कर लिया। नो लेयर 1 हैज़ टू रिस्पॉन्स टू लेयर 2, नो टू लेयर 3। तो ये ओपन सिस्टम का ओएसआई मॉडल के 7 मॉडल्स लेयर है। ये आप लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस नेटवर्किंग के सब्जेक्ट्स में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो फर्दर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये कुछ लेयर्स के रूल हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेयर जो है वो सर्विसेज रिक्वेस्ट कर सकती है एग्जैक्टली 1 लेयर डाउन से, और कोई भी लेयर जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकती है एग्जैक्टली 1 लेयर उसके ऊपर से। तो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स आइडेंटिफाई करनी है तो आगे एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आइडेंटिफाई किया है हाई लेवल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का, लेयर लेवल का। तो इसमें आप देखेंगे ये इसमें 3 लेयर्स हैं, सर्विसेज लेयर, ऑपरेशन लेयर और लास्ट में है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो सर्विसेज लेयर है हमारे पास, तो इसमें अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स काउंट करनी है तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ़ 3 लेयर्स, जिसको हमने डिनोट किया है n से, और वो कितनी है 3। तो जैसे ही सर्विसेज लेयर कोई भी, जैसे ही हमारी सर्विसेज लेयर है, जैसे ही हमारी सर्विसेज लेयर है, अगर इसने कोई भी रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो सर्विसेज लेयर से ऑपरेशन लेयर पे भेजेगा, और जो ऑपरेशनल लेयर से वो रिसीव होगा स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट को। वहाँ से जो स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट की मोस्ट बोटलनेक लेयर है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो ऑपरेशन लेयर के थ्रू होता हुआ हमें सर्विसेज लेयर पे रिसीव हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से टोटल लेयर्स आइडेंटिफाई आपने कर लेंगे, अभी हमने हाई लेवल आर्किटेक्चर देखा, इसमें 3 लेयर्स थी। तो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट फाइंड करनी हो तो जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं उनमें से 1 माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट आ जाएंगे। अगर आपने नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्स फाइंड करने हैं तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ लेयर में 1 ऐड कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्स आ जाएंगे। तो इस हाई लेवल आर्किटेक्चरल डायग्राम को भी हमने डिस्कस किया। तो फर्दर जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट हैं वो जो हमारे पास 2 लेयर्स के दरमियान होती हैं एक वक्त पर, लेकिन जो एक लेयर ने रिक्वेस्ट की होती है इट कैन बी पास ऑन टू अनदर लेयर एज इट इज़। इससे मुराद है कि अगर एक लेयर ने रिक्वेस्ट की है ऑपरेशन को, और ऑपरेशनल लेयर को ये ऑपरेशन लेयर को फील होता है कि वो रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो दिस लेयर विल अगेन पुट अप अ रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट मैनेजमेंट लेयर टू कंप्लीट अ रिक्वेस्ट। यानी इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल लेयर्स कैन बी देयर, बट विद अ रूल के लेयर सब्सिक्वेंट के साथ ही कम्युनिकेशन होगी और फिर ही रिस्पॉन्स होगा। तो ये था हमारा लेक्चर 2 जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।